बच्चा पार्टी। और इस वीडियो में मैं फिर से आ गया हूं लेके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, वो भी हमारे क्लास 12th के फिजिक्स के। तो हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, क्लास 12th फिजिक्स का सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी का। तो मैं करता हूं इसको कुछ कुछ पार्ट में बांट दे रहा हूं। जैसे एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस होंगे वो जो अपलोड होंगे वो 1 to 5 होंगे रोज के रोज। मतलब 1 to 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चन रोज के रोज क्या होंगे, अपलोड होंगे, जिससे आप इजीली धीरे धीरे करके सारे सॉल्यूशंस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द फोर्स। फोर्स निकालना है हमको, फोर्स निकालना है हमको दो चार्ज के बीच में, बिटवीन टू चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2 into 10 का पावर -7 and 3 into 10 का पावर -7 placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो है कूलम्स लॉ पे। किस पे? कूलम्स लॉ पे। और कूलम्स लॉ से हम क्या निकालते हैं, तो कूलम्स लॉ से हम निकालते हैं क्या, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो क्या निकालते हैं हम लोग, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हम निकालते हैं किससे, कूलम्स लॉ से। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, ये होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। जिसमें ये जो 1/4 पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, ये दिखा रहा है कि अभी जो दोनों चार्ज रखे हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं 9 into 10 का पावर 9। जो चार्ज होने चाहिए वो कूलम में होना चाहिए, और जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमारे पास क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज Q1 कितना दे रखा है, 2 into 10 का पावर -7। दूसरा चार्ज कितना दे रखा है, 3 into 10 का पावर -7। दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब कितना होगा वही तो निकालते हैं हम, किससे, कूलम्स लॉ से। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए 30 सेंटीमीटर को हमेशा 10 के पावर में ही कन्वर्ट करना सीखिए। ये हो जाएगा 10 का पावर -2 मीटर। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एफ की वैल्यू। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू जो थी वो कितनी है, 9 into 10 का पावर मतलब +9 होगा ना, +9, ठीक है। फिर Q1 कितना है, 2 into 10 का पावर -7, और यहाँ पे 3 into 10 का पावर -7 Q2 है। डिवाइड करेंगे किससे, डिस्टेंस से। 30 into 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ की वैल्यू देखिए कितने आएगा, हो जाएगा 9 into 2 into 3। देखिए नंबर को अलग कर लीजिए, पावर को अलग कर लीजिए। तो 10 का पावर क्या होगा, +9 -7 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 30 into 30, और ये हो जाएगा 10 का पावर -4। अब यहाँ देखिए ये हम कट करेंगे, 3 10 जा 30, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो नीचे 100 हो गया। तो ये हो गया 3 2 जा 6, दोनों मल्टीप्लाई करें 6 हो गया। और यहाँ हो गया 10 का पावर, यहाँ देखिए -4 पहले से था, और ये एक -3, और ये एक -2, और उसके बाद ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे +9 -7 और ये -2 नीचे है अभी, तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 6 into 10 का पावर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और ये आंसर लगा देंगे क्या, न्यूटन। तो ये होगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, जो किस पे डिपेंड कर रहा था, कूलॉम्स लॉ पे डिपेंड कर रहा था। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, चार्ज दे रखा है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम। माइक्रो, ये साइन जो है, ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये किसका साइन है, माइक्रो का। और माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, 10 का पावर -6। अब ये एयर में रखे हुए हैं, और फोर्स कितना दिया है, 0.2, 0.2 दिया है क्या, फोर्स। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं, तो ये दिया है 0.2। बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। बोल रहा है कि स्फीयर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द, उसके बाद मतलब डिस्टेंस पहले निकालना है, उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड पे फोर्स कितना होगा, फर्स्ट की वजह से। तो ये भी कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंडेंट है, कूलॉम्स लॉ पे। तो इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है
वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ ही है। अब कूलम्ब्स लॉ थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए एक मेरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है। तो यहाँ देखिए, Q1 जो है कुछ फोर्स लगाया Q2 पे, तो दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ऐसे लेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये लगा दिया। और अगर Q2 भी तो लगाएगा Q1 पे, वो भी इधर लगाएगा, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो आइए देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है उसका मैग्नीट्यूड, और जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों क्या होता है, सेम होता है। मतलब जितना फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट, उस दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, उस दूसरे पार्ट में हमारे पास फोर्स निकालना है सेकंड पे, तो वो तो बराबर ही होगा, कितना, 0.2 न्यूटन होगा, क्योंकि बराबर फोर्स लगाते हैं। तो दूसरे का तो आंसर 0.2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब ए पार्ट सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला चाहिए, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स दिया हुआ है 0.2, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 का पावर 9। और चार्ज कितना दिया हुआ है, एक दिया है 0.4 माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, और एक दिया है 0.8 इंटू 10 का पावर -6। बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि अरे ये सर ये तो माइनस में दे रखा है। तो माइनस में दे रखा है तो याद रखिए, हमको डायरेक्शन बस दिखाने से मतलब है। मतलब अगर दो चार्ज दिए हुए हैं और एक हमारा प्लस में है और एक माइनस में है, तो बस ये दिखाता है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। मतलब फोर्स जो लगेगा वो कैसे लगेगा, इनवर्ड लगेगा। अब जो वैल्यू है उसको निकालते समय इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव पुट नहीं करते हैं, नहीं करिएगा, आपने डायरेक्शन दिखा चुका है, ठीक है। उसके बाद ये 0.8 हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इक्वेट करना है और आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 0.2 है, सारे नंबर को यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ 9 है, इसको इधर भेज दीजिए। तो 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, और पावर कितना आया है 10 का, तो 10 का पावर यहाँ पे इक्वल्स टू दिया है, और दिया है का पावर कितना हो जाएगा, 9 -6 तो -3 हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, ये हो गया, यहाँ पे 0.2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो आर स्क्वायर को इधर लेते आइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर -3 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 टू जा 18, और 18 इंटू 8 144 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 144 इंटू 10 का पावर -4 हो जाएगा ना, 3 था ना, एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट में दिया हुआ था। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रूट लेंगे दोनों तरफ, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 144 का रूट होता है 12, और 10 का पावर -4 का होगा 10 का पावर -2, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा दोनों के बीच का। तो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है रेशियो पे। किसका रेशियो हमको निकालना है, तो रेशियो निकालना है रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल, वैसे पहले ग्रेविटेशनल होगा पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, तो पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच का रेशियो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe से दिखा रहा हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा, ये होता है KQ1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और Fg ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज आएगा, तो क्या चेंज आएगा इसमें, तो देखिए यहाँ पे मैंने माना है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है और प्रोटॉन का चार्ज भी ई होता है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई क्या है आर स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब ऐसे 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ई डिवाइड बाई एफ जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई इंटू एम पी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। यही तो क्वांटिटी दिया हुआ है। अरे क्वांटिटी तो यही दिया है ना, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। अब बोल रहा है कि ये डायमेंशनलेस है या नहीं, तो देखिए इस साइड देखिए, यहाँ पे ये भी फोर्स है और ये भी क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, ये होता है एम एल टी माइनस टू, और ये भी क्या होता है एम एल टी माइनस टू। दोनों ए टी माइनस टू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम एम ई इंटू एम पी का वैल्यू निकालिए। तो और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये देखना है। तो देखिए, तो हमको पता है, क्या पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्योंकि थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, चलिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक, ये होता है। फिर k की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 इंटू 10⁻9। g की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.67 इंटू 10⁻11, ये होता है। और क्या था हमारे पास डायमेंशन निकालने के लिए, चलिए सारे से निकल जाए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये होता है। और हमको निकालना क्या है, तो ये निकालना है के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई इंटू एम पी, और बताना है भी है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये भी बताना है। तो चलिए, के की वैल्यू कितनी, तो के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और होल डिवाइड बाई हो जाएगा जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वैल्यू, वो आएगा 2.3 इंटू 10⁻39। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आई वो आई 2.3 इंटू 10⁻39। तो ये जो रेशियो है वो सिग्निफाई कर रहा है कि जो दोनों का रेशियो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। क्या आती है, कांस्टेंट आती है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। ये भी ये सिग्निफाई कर रहा है। तो देखेंगे दिस रेशियो signifies that force of electrostatics is 10⁻39 times force of gravitation। ये सिग्निफिकेंस है इसका। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो इसमें क्या है, इसमें ये बोलता है कि क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड। क्या होता है, फिक्स्ड। अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स्ड। तो बोलता है ना कि इसका आंसर अगर मैं लिखूं, आंसर इसका पहले का ए पार्ट का, तो क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी से अगर हम चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ऐसा नहीं कर सकता। ये इंटीजर नहीं है, डेसिमल में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है। लेकिन इंटीग्रल में क्या होता है, या तो 1 कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा इधर से उधर, तो वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। चार्ज जब ट्रांसफर होगा तब इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। तो लिखता है इट मीन्स चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी
transferred from one body to another body by integral multiple of इलेक्ट्रॉन। अभी बताओ, जब इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज ट्रांसफर हो सकता है तो बॉडी के पास चार्ज कैसा होगा, किसी भी बॉडी के पास। इसका मतलब ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि चार्ज कैनॉट गेट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन या डेसिमल। अब इसका तात्पर्य ये है कि हेंस लिख रहा हूं, हेंस टोटल चार्ज जो पूरा चार्ज है, टोटल चार्ज है किसी बॉडी के पास, टोटल चार्ज हैविंग अ बॉडी, ये ऐसे लिख लो, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Ne के बराबर, यही होता है। इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नीचे वाला सवाल दिया, व्हाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज स्केल चार्जेस। लार्ज स्केल चार्जेस केस में इसको हम लोग इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो लार्ज स्केल चार्ज, पहले ही वर्ड यूज हुआ है, लार्ज स्केल चार्जेस, इसका मतलब Q की वैल्यू जो है उस बॉडी के लिए वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा है। तो हमको पता है कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Ne। तो n क्या होता है, Q बाई E, और n मस्ट बी व्हाट, इंटीग्रल। तो ये बोलता है कि n इज इक्वल्स टू Q बाई E हमेशा इंटीग्रल होगा, किसके केस में, कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडी के केस में हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज की वैल्यू जो है वो पहले से क्या है, बहुत बड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैं डिवाइड करूंगा तो अरे सिंपल सोचो, अगर Q बहुत लार्ज है और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, n क्या आएगा, इंटीग्रल आएगा। तो इसीलिए हम इसको क्वांटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसका आंसर, कि द चार्ज यूज्ड, देखेंगे, द चार्ज यूज्ड in case of large scale or macroscopic object is very use due to which n is always integral, hence can be ignored for macroscopic bodies, इसीलिए इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक हो गया क्वेश्चन हमारे पास। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, पांचवा क्वेश्चन। में बोला था कि 5-5 क्वेश्चन कराएंगे भाई। तो बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैंने ग्लास रॉड इज रब्ड, एक ग्लास रॉड है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, ग्लास रॉड, इसको सिल्क से रब करा गया है, सिल्क से रब करा गया, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन का वो डिपेंड कर रहा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे डिपेंड कर रहा है। और मेथड ऑफ चार्जिंग में कौन सा चार्जिंग, बाई फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है। पूछ रहा है कि ऐसा ही बहुत सारे फिनोमिना मेनी अदर पार्ट ऑफ बॉडीज में भी देखा जाता है। तो बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब रब करते हैं, जैसे ये ए है ये बी है, तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है दूसरे ऑब्जेक्ट में, लेकिन नेट चार्ज पूरे सिस्टम का क्या होता है, अभी भी बराबर होता है। मतलब नेट चार्ज कैन नॉट बी चेंज्ड, नेट चार्ज इज कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे क्या है कि एक बॉडी है, इसके पास 10 कूलम चार्ज है, एक बॉडी है जिसके पास मान लेते हैं 8 कूलम चार्ज है। तो होता ये है, जैसे मान लीजिए चार्ज ट्रांसफर शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है,
तो अभी बॉडी क्या हो गई है, ये 9 कूलम हो गया, ये भी कितना हो गया, 9 कूलम हो गया रबिंग के बाद। तो पहले कितना चार्ज था, पहले था 18 कूलम चार्ज, अभी कितना चार्ज है, अभी भी 18 कूलम चार्ज है पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो चेंज नहीं हुआ है, वो कंजर्व है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, इसको इरेज कर सकता हूँ, हाँ इरेज कर देता हूँ उसको, उसके बाद थोड़ा समझिएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ, व्हेन वी rub a glass rod with silk cloth, then electron started transferring, ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एंड ड्यू टू विच चार्ज गेट जनरेटेड। तो सिंपल बात है, जितना चार्ज पॉजिटिव होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गया, तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना पॉजिटिव बनाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा उतना यहाँ नेगेटिव बनेगा। तो ओवरऑल चार्ज अभी भी कितना होगा, नेट चार्ज 0 ही होगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे हियर इन दिस केस नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज स्टिल 0, hence क्या लिख सकते हैं, hence it is consistent following, hence it is consistently following law of conservation of charge। तो देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास प्लीज शेयर करिए। थैंक यू।